राजीव। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ गए हैं, आप जानते हैं, लेकिन चुनावी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक बार फिर बीजेपी को इंडिया गठबंधन का मुकाबला सड़क पर करना पड़ेगा। ये बात आज विपक्ष के नेताओं ने संसद और संसद के बाहर बता दिया है। और आप जानते हैं कि आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है। इस सत्र के पहले देश की सियासी तस्वीर में कुछ बड़े बदलाव हुए, जिनका असर अब बीजेपी की कमजोरी के रूप में सामने आ रहा है। सबसे बड़ा बदलाव तो यही आया है कि मिस्टर ए, जिन्हें राहुल गांधी A1 कहते हैं, उन गौतम अडानी पर अमेरिका में अरेस्ट वारंट निकल गया। मामला 2200 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी का है, ये आप जानते हैं। मतलब साफ है कि अडानी के मुद्दे पर शीतकालीन सत्र गर्म रहेगा, यानी विंटर सेशन गर्म रहेगा। ये बात बीजेपी समझ रही थी, इसीलिए आज सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने दोनों सदनों में जब इस पर चर्चा करनी चाही तो सदन स्थगित हो गए। अब परसों से फिर कार्रवाई शुरू होगी। आज सवालों को टाल दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी ने अपना बचाव कर लिया है। सियासी तस्वीर में जिन बदलावों की बात मैं कर रहा हूं, उसमें ईवीएम की धांधली, चुनाव के अप्रत्याशित नतीजे, खासकर महाराष्ट्र के, संभल में मस्जिद का विवाद। संभल आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश, वहां मस्जिद विवाद के कारण 4 लोगों की जान गई है और हिंसा, ये सब भी शामिल है, जिन पर अब बीजेपी की चौतरफा घेराबंदी हो गई है। इसके अलावा बीजेपी की पकड़ कुछ राज्यों में कमजोर पड़ गई है, ये भी दिख रहा है। कल हमने चर्चा की थी कि कैसे उपचुनावों में 6 राज्यों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया। बीजेपी के पकड़ वाली सीट को 30 साल बाद अपने पाले में कर्नाटक में कांग्रेस ले आई और आज फिर बीजेपी को बड़ा झटका दिल्ली में मिला है। जी हां, दिल्ली में आज बीजेपी को बड़ा झटका मिला है। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव के नतीजे आज आखिरकार सामने आए, और इसमें आखिरकार सामने आए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 महीने से इस नतीजे को रोक कर रखा गया था। इस रिजल्ट को अभी तक सामने नहीं लाया गया था। इसके बाद आज नतीजे के लिए आज ईवीएम, वो वहां चुनाव भी ईवीएम से करवाया गया। ईवीएम की पेटी जब खुली है तो एनएसयूआई के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के वरुण चौधरी को जीत मिली है। वरुण चौधरी को नहीं, एनएसयूआई के अध्यक्ष पद पर कुछ और नाम है। वरुण चौधरी दरअसल बीजेपी कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं। क्या कह रहे हैं जरा ये सुन लीजिए, इनकी बात सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं, जरा सुनिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव का जो प्रेसिडेंट का चुनाव जीते हैं और जॉइंट सेक्रेटरी का, अध्यक्ष पद का चुनाव 7 साल बाद जीते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मोहब्बत की दुकान खुल गई है। और खास तौर पर मैं दिल्ली के जो छात्र छात्राएं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो देश के संविधान के साथ खड़े हुए। जिस संविधान की बात राहुल गांधी जी बार बार करते हैं, पेपर लीक जैसे मुद्दे देश भर में चल रहे हैं, राहुल गांधी जी ने बार बार पेपर लीक जैसे मुद्दे उठाए, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी जब इन मुद्दों को उठाते हैं, छात्र छात्राओं के बार बार इनकी बात करते हैं, तो छात्र छात्राओं का विश्वास जगा एनएसयूआई के अंदर, उन्होंने एनएसयूआई को वोट दी। और हमारा जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो को लेकर हम आगे काम करेंगे। और हमने खास तौर पर मैनिफेस्टो में बात ये भी करी थी, हम कैंपस को वायलेंस फ्री कैंपस बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से चुनाव शुरू हुआ था उससे पहले यूनिवर्सिटी के अंदर माहौल बनाने की कोशिश करी गई थी एबीपी द्वारा, उस नफरत की राजनीति को नकारा है। और खास तौर पर एक अच्छी राजनीति को, एक अच्छे डूसू के पैनल को जो अध्यक्ष को बनाया है डीयू के स्टूडेंट्स ने। तो ये वरुण चौधरी हैं, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं एनएसयूआई के, और यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में रोहन खत्री चुनाव जीते हैं, रौनक खत्री चुनाव जीते हैं। तो डीयू प्रेसिडेंट सीट पर अब एनएसयूआई के आने का मतलब है कि युवाओं में भी अब कांग्रेस की तरफ रुझान बढ़ रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। वरुण चौधरी ने इसे मोहब्बत की दुकान खुलना बताया है, अभी आपने सुन लिया, और यहां से तस्वीर दिल्ली की कुछ और दिखाई देती है, ये साफ साफ नजर आता है। तो दिल्ली में एनएसयूआई का परचम लहराया, यानी बीजेपी जिस मोदी सुनामी, मोदी लहर का दावा करती आई है, उसकी असलियत अब दिख रही है। इधर अडानी के मुद्दे पर आज संसद में बीजेपी ने अपना बचाव कर लिया, लेकिन खास जो बात है वो ये है कि संकट नरेंद्र मोदी के सामने अभी भी खड़ा हुआ है। उसे अब तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने और बढ़ा दिया है। मामला जो है वो अडानी का है। रेवंत रेड्डी ने दरअसल अडानी से किए गए करार को खत्म करने का ऐलान किया है, क्योंकि उन्हें नुकसान से अधिक साख की चिंता थी। आइए जरा सुन लीजिए रेवंत रेड्डी का जिक्र यहाँ क्यों कर रहे हैं, हम वो भी बताते हैं। अडानी के मसले पर रेवंत रेड्डी का जिक्र क्यों आ रहा है, सुनिए। कोई दबाव रहा राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट के बाद जो आया, जो कुछ हुआ?
फिर ऑपोजिशन की तरफ से जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से आपके ऊपर आरोप कर रहे हैं, क्या बदलाव आया जिसकी वजह से लिए एक पैसा नहीं लिए? जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो कदम उठाया है निरुद्योग युवता के लिए यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, क्योंकि लाखों के युवता आज विदाउट एनी स्किल दे आर नॉट गेटिंग एनी एम्प्लॉयमेंट. सो आई वांटेड टू टीच माय स्टूडेंट्स स्किल. उसी के लिए सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड हम अदानी से 100 करोड़ इन प्रिंसिपल वी हैव टेकन ए लेटर. अभी तक एक पैसा भी हमारे तेलंगाना सरकार के खाता में नहीं आया. तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी में बगल के राज्य में कुछ करप्शन, बगल के देश में कुछ करप्शन, ये सब करप्शन के बारे में जब चर्चा हो रहे थे तब तेलंगाना के चर्चा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम नियत से सरकार चला रहे, नियत से चलाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं. तो तेलंगाना राज्य के बारे में कोई भी कुछ गलतफहमी से कुछ गलत कहा तो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ कम 3 लाख करोड़ रुपए बजट है तेलंगाना राज्य के. तो उसमें 100 करोड़ रुपए के लिए हम लोग इतना एलिगेशन फेस करने का जरूरत नहीं है. मैं और मेरे कैबिनेट मिनिस्टर हम लोग ये सोचे कंट्रोवर्सी में हम जाना क्यों. तो कंट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए हमारे राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया हुआ है. हमारे ऊपर कोई किसी ने दबावट करने वाले नहीं है, किसी ने दबावट किए तो हम लोग सुनने वाले भी नहीं है. मेरे तो ये रेवंत रेड्डी हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने 100 करोड़ रुपए जो सीएसआर से, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उससे अगर जो हमने लिया वो पैसा हम वापस कर रहे हैं। ये तेलंगाना का खुद का 3 लाख करोड़ रुपए का बजट है और उस बजट से हम अपने राज्य के विकास का काम कर सकते हैं। हमको किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, वो भी तब जबकि अदानी कई मसलों पर घिरे हुए हैं। जो काम दरअसल दोस्तों रेवंत रेड्डी कर सकते हैं, क्या नरेंद्र मोदी वो काम कर सकते हैं? क्या मोदी देश के सामने यह कह सकते हैं कि उन्होंने अदानी समूह से अब तक जितने करार किए हैं उनकी प्रक्रिया की जांच करवाएंगे, या जब तक अदानी को अमेरिकी अदालत की क्लीन चिट नहीं मिल जाती है तब तक वो अदानी समूह से कोई नया करार नहीं करेंगे? क्योंकि सवाल उनकी ईमानदारी और देश की प्रतिष्ठा का है। जाहिर है कि मोदी ऐसा नहीं करेंगे। सीधे सीधे अगर कहा जाए कि मोदी ऐसा नहीं करेंगे जैसा रेवंत रेड्डी कर रहे हैं, और इस तरह विपक्ष के दावे सच साबित होंगे कि उद्योग धंधे ही नहीं बल्कि चुनावों में भी खेल अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। आज राज्यसभा में जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अदानी के मामले पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया तो सभापति महोदय भड़क उठे। आइए जरा देख लीजिए इस तस्वीर को। सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। Not on 267. 267. No, that my ruling is over. No, it's a very important, sir. देखिए, No, ये you are questioning ruling of sir, the chair. if you suspend today's business, we can explain because the Adani One second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is going on record. And Nothing is going on record. No. Entire Nothing country. is going on record. No, nothing is going on record. Consistently. Nothing is going on record. Modi ji is supporting him. Nothing is going on record. Modi. Nothing is going on record. No, sir. Modi ji Modi ji supporting him. And दुनिया में List of matters raised with permission. तो 267 के तहत, रूल 267 के तहत यहां मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते थे कि अदानी के मसले पर स्थगन प्रस्ताव दिया इन्होंने और कहा कि आराम से इस पे बात हो। लेकिन आपने देख लिया कि महोदय साहब जो हैं, यानी सभापति महोदय, ये जगदीप धनखड़ साहब, ये बिल्कुल नाराज हो गए और नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड कहते हुए अदानी के मसले पे खुद को और अदानी को और सरकार को बचाने की कोशिश करते हुए ये नजर आ रहे हैं। इस खेल में अब चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र में अब ईवीएम की गड़बड़ी का मुद्दा तेज हो रहा है। अब विपक्ष इस पर सबूतों के साथ कार्रवाई करने और आंदोलन करने की रणनीति बना रहा है।
और सबसे बड़ी बात है कि अब महाराष्ट्र के जो नेता हैं सुप्रिया सुले, जरा उनकी बाइट को भी मैं चाहूंगा कि सुनाया जाए। सुप्रिया सुले ने आज साफ साफ इसी सदन में कह दिया है कि हम इस मसले पे आगे जाएंगे। और कई नेता, तमाम नेता, आज दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर इस मसले को उठाया है। फिर से एकजुट होकर इंडिया गठबंधन इस मसले को आगे बढ़ाए, ये बात कही जा रही है। सुप्रिया सुले ने ईवीएम के मसले पे जो कुछ कहा, जरा वो सुन लीजिए। गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो महायुति की जीत हुई है वो ईवीएम हैक करने की वजह से हुआ है। देखते अभी तो बात होगी मेरी कांग्रेस से, अभी वहीं जा रही हूँ, अभी तो मीटिंग है कांग्रेस से जी, लेकिन आपका क्या मत है? देखते हैं अभी, वी नीड सम एविडेंस नो फॉर ऑल दिस, वी आर वर्किंग ऑन इट, वील डू इट। लेट मी जस्ट गो फॉर माई इंडिया अलायंस मीटिंग फर्स्ट। हम लोग इस एविडेंस पे काम कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं और इस पर हम आगे बात करेंगे, ये कह रही थी यहां पर सुप्रिया सुले। आज शीतकालीन सत्र से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई है दोस्तों, और अभी फिर से कांग्रेस की बैठक हुई है ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके। और इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तब भी उधर इंडिया गठबंधन की रणनीतियों पर चर्चा चल रही है। लेकिन यहां से थोड़ा सा आपको ले चलना चाहते हैं हम उधर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जगह है, आप जानते हैं संभल, आपने सुना होगा संभल में जिस तरह 19 नवंबर के बाद कल फिर से शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए टीम पहुंची, उसकी टाइमिंग और प्रक्रिया पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसमें माहौल बेकाबू हो गया, जिसमें 4 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जान गंवानी पड़ी 4 निर्दोषों को। फिलहाल वहां इंटरनेट बंद है, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, सरकार सब काबू में होने के दावा कर रही है, लेकिन क्या यही मोदी का मजबूत भारत और एक हैं तो सेफ हैं वाला इंडिया है? क्या योगी ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे का प्रैक्टिकल संभव में करके दिखाया है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सभी ने संभल को लेकर आलोचना के ट्वीट किया है और कर भी रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष को इस सिलसिले को तोड़ने के लिए भी आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरना चाहिए। बाबरी मस्जिद का सिलसिला कब तक झांकी और बाकी की तरह देश में चलता रहेगा या चलाया जाता रहेगा, ये सवाल उठता है। कब तक संविधान की धर्मनिरपेक्षता को चुनौती दी जाएगी? हालांकि आज संविधान की धर्मनिरपेक्षता को चुनौती दी गई उधर सुप्रीम कोर्ट में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको पता होगा कि संविधान के प्रेम्बल से 2 शब्दों को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज सीधे एक सिरे से खारिज कर दिया। हरियाणा और महाराष्ट्र जीतकर भी मोदी चौतरफा घिरे हुए हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी सरकार अब भी बैसाखियों के सहारे ही चल रही है। इसीलिए इस शीतकालीन यानी विंटर सेशन में क्या विपक्ष बीजेपी से आर पार की लड़ाई लड़ेगा? आज इस पर चर्चा करेंगे। इधर दूसरी तरफ अगर कहें, जो हम लिख भी रहे हैं कि विपक्ष जोरदार तैयारियों में अंदर खाने जुटा हुआ है और संसद के अंदर अडानी का मामला ही नहीं, बहुत सारे मामलों पर सरकार पहले दिन से घिरी हुई नजर आती है। आइए इन तमाम मसलों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाते हैं।